सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज बेटा हम डिटर्मिनेंट चैप्टर कंप्लीट डिटर्मिनेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। और इसमें बेटा सबसे पहले जो मैं बात बता दूं, आपको इंस्ट्रक्शंस दे दूं कि इसमें बेटा हमने जो है वो 4.2 एक्सरसाइज इज नॉट इन योर सिलेबस। 4.2 अगर कट जाती है सिलेबस में से तो बेटा उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी मिसलेनियस भी कट जाएगी, ऑलमोस्ट सारी 90% प्लस आपकी कट जाएगी मिसलेनियस भी। ऑप्शनल एक्सरसाइज जिसको हम कह देते हैं या मिसलेनियस एक्सरसाइज कह देते हैं, तो वो भी 2 एक्सरसाइज आपकी कट जाती हैं। तो इसके बाद बेटा जो इस चैप्टर में रह जाता है, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल और इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना। और उसके बाद बेटा कोफैक्टर्स एंड माइनर्स के साथ एडजॉइंट कैसे निकालना है। सो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं। और उसके बाद मैट्रिक्स मेथड से एक इक्वेशन को 3 इक्वेशंस दी जाएंगी, उनको सॉल्व कैसे करना है। और ये इक्वेशंस बेटा आपको एक केस स्टडी के टाइप में भी आ सकती हैं, जो आपको सिचुएशन दी जाएगी उसमें इक्वेशंस आपको बनानी होगी और उसको आपको सॉल्व करना होगा। वो सारी चीजें बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन सीखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, किस तरीके से इसकी नोटेशंस होती हैं, एक रिव्यू सा देते हैं उसका। तो बेटा डिटर्मिनेंट जो होता है ये हमेशा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, या तो 2x2 ऑर्डर का होगा या ये 3x3 ऑर्डर का होगा। 4x4 भी होता है, 5x5 भी होता है, 6x6 भी होता है, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। ये बेटा हायर क्लासेस में, इंजीनियरिंग में या जैसे बीएससी वगैरह जो स्टूडेंट्स करते हैं या आगे और भी जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड कोर्स करते हैं, तो उसमें बेटा ये आते होते हैं। बट यहां पर आपको 2x2 एंड 3x3 ही आपके सिलेबस में है, सबसे पहली बात। दूसरी बात बेटा डिटर्मिनेंट के लिए आपने ये सीधी लाइनें लगानी है, गलती से भी इस तरह की ब्रैकेट यूज नहीं करनी है। अगर इस तरह की ब्रैकेट यूज करते हैं देन इट बिकम्स मैट्रिक्स, और इससे बेटा फिर सारा सम गलत होने के चांसेस होते हैं। एक बात और बता दूं बेटा, इसमें आगे जाकर कुछ सम्स ऐसे आएंगे जिसमें हम मैट्रिक्स का यूज भी करेंगे और डिटर्मिनेंट का। एक ही क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स भी चलेगा, उसके बाद उसको डिटर्मिनेंट में यूज की कन्वर्ट करके हम उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, जो भी होगा प्रोसेस, और फिर मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा सम। तो ये ध्यान रखना आपने स्टेप बाय स्टेप, कहां पर मैट्रिक्स है, कहां पर मुझे डिटर्मिनेंट की जरूरत है, कहां पर फिर मैट्रिक्स की जरूरत है। तो जिस हिसाब से चलना है वो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ताकि इसमें बेटा फिर कोई गड़बड़ ना हो। तो 2x2 मैट्रिक्स में बेटा जो है एक्सपेंशन हम सीखेंगे पहले। 2x2 की एक्सपेंशन सिंपल 2x2 मैट्रिक्स से दिया होगा, तो बेटा यहां पर 1 2 3 4 इस टाइप का सम दिया हुआ है। तो इसमें हम बेटा एक्सपैंड करते हैं, तो ये 4 1 4 एंड ऊपर जाते वक्त बेटा नेगेटिव हो जाता है, 2 3 6 और ये -2 आ गया। इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है बेटा कि हम जब पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो पॉजिटिव होता है, जोर कम लगता है, जब ऊपर जाते हैं तो जोर ज्यादा लगता है, तो उसको नेगेटिव लिया जा सकता है। इसी तरीके से बेटा अगर कुछ और थोड़ा सा सम्स इस टाइप के आ जाते हैं, जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल भी दिया हुआ है, x - 1 एंड x² + x+1 और फिर यहां पर x+1 × x-1। तो इस टाइप से आई थिंक सो कोई एग्जांपल है। तो इसको भी अगर इस तरीके से करना हो x - 1 × x² + 1, तो इसमें बेटा कुछ फॉर्मूलेस हैं जो 9th स्टैंडर्ड के होते हैं, वो आपको आने चाहिए। और अगर नहीं आते तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी चल सकता है काम। तो x+1 × x-1, तो बेटा अगर हम इन दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x³ - 1। सिर्फ 2 टर्म्स आएंगी, पहले इसका क्यूब और इसका क्यूब, बीच में माइनस। और सिमिलरली बेटा यहां पर a + b × a - b, दैट इज ब्रैकेटेड कर दीजिए ताकि माइनस की मिस्टेक ना हो, a² - b²। अब इसको बेटा अगर हम ब्रैकेट्स को खोलते हैं तो ये बेटा आपका x³ - x² आ जाता है। तो इस तरीके से भी बेटा कुछ सम्स आ सकते हैं आपको, जो कि आपको 2x2 के एक्सपेंशन वाले आने जरूरी है बेटा। ये इसलिए आने जरूरी है बेटा कि आगे जाकर हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, माइनस निकालने पड़ेंगे, तो उनके लिए ये 2x2 आपकी एक्सपेंशन आनी बहुत जरूरी है। तो आपको एक और बात क्लियर कर देता हूं बेटा कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो जस्ट एक स्टेप है आपको डिटर्मिनेंट को कंप्लीट सीखने के लिए। अगर आप डिटर्मिनेंट को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट एक्सरसाइज आनी बहुत जरूरी है। बट अगर मैं एग्जाम के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो फर्स्ट एक्सरसाइज में से आपको कुछ भी नहीं आएगा, एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। शायद एक आधा सम 1 नंबर का आ जाए एग्जामिनर का, अगर थोड़ा सा दयालु हो जाए तो,
नहीं, अदरवाइज नहीं, मुश्किल है उसके बारे में। अब जिस तरीके से बेटा ये सम आएगा, बाकी नेक्स्ट एक और सम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम 3 into 3 के बारे में बात करेंगे। तो बेटा कुछ इसके बाद 3 into 3 के बारे में बात करेंगे, ये लास्ट सम डिस्कस करने के बाद। ये है बेटा एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4, ऐसे लगा लीजिए। अब वो कहता है कि 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो थोड़ा समझने वाली बात है कि इसको प्रूव करना है। ये 2a है बेटा, 2a पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट के अंदर है, तो हमने पहले 2a की वैल्यू निकालनी है, जैसे मैट्रिक्स चैप्टर में हम करते थे। पहले 2a की वैल्यू निकालेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4, और ये आ जाएगा बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके 2। और ध्यान रखिए यहां पर मैंने मैट्रिक्स का साइन डाला हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड 4 and 6 and 8। अब बेटा इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम 2a का। जब 2a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे बेटा तो ये 2 4 6 and 8 आ जाएगा। अब इसके बाद इट्स 16 minus 24, और ये आपका -8 आ गया, आई थिंक सो। ठीक है जी, ओके है। अब बेटा इसने कहा है डिटर्मिनेंट, ध्यान दीजिए यहां पर मैंने 2a निकाला, बहुत अच्छी बात है। बट अब जब मैंने 2a का डिटर्मिनेंट निकालना था तो बेटा मैंने इसको डिटर्मिनेंट के साइन में चेंज कर दिया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इसी की एक्सपेंशन करते हैं तो याद रखिए मैट्रिक्स की एक्सपेंशन नहीं होती कभी भी, तो मैट्रिक्स की एक्सपेंशन नहीं होती, इसलिए अगर आप इसकी एक्सपेंशन करते हैं तो वो आपका गलत माना जाएगा एग्जाम में। और इसी तरीके से बेटा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है आपने तो डिटर्मिनेंट का साइन लगाना पड़ेगा आपको और उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। कोई ज्यादा फर्क नहीं है बेटा, एक ब्रैकेट को चेंज ही करना है, बट इसका एक सिंबल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। 4 - 6, क्योंकि ऊपर जाते वक्त मैंने कहा था साइन चेंज होता है, तो ये -2 आ गया। अब इसको 4 टाइम्स करना है, तो 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 4 into -2 इज -8। और आप नोट करिए कि ये दोनों आंसर सेम आए। ठीक है जी, तो ये बात का ध्यान रखना है। और इसका आंसर सेम क्यों आया है, इसका रीजन है कि बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों लाइंस मल्टीप्लाई होती हैं। 2 से इसको भी किया, 2 से इसको किया, 2 2 4। डिटर्मिनेंट में ये बात याद रखिए कि अगर हम एक लाइन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एक लाइन कोई भी, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, कोई भी एक लाइन को अगर हम डिटर्मिनेंट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हमने दोनों लाइन को मल्टीप्लाई किया है यहां पर, इसीलिए इसका आंसर 4 से मल्टीप्लाई होकर बराबर आएगा। तो ये रीजन होता है, इतने ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि इतने ज्यादा डीप में क्यों नहीं जाना है हमने, बिकॉज जो बेटा हमारा ये 4.2 एक्सरसाइज है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दैट इज नॉट इन सिलेबस, तो इसलिए इसको बेटा इतने ज्यादा डीप में ले जाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा अब मैं 3 into 3 मैट्रिक्स की एक्सपेंशन बताने जा रहा हूं आपको और 1-2 सम्स का आपका शॉर्टकट भी बताएंगे जो कि एमसीक्यूज में आपके बहुत काम आएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो बेटा इसकी एक्सपेंशन जो है 6 तरीकों से हो सकती है। 6 तरीकों से हम इसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट रो से कर लीजिए, चाहे सेकंड रो से, चाहे थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। बट हम मेजॉरिटी ऑफ सम्स में बेटा ये बात ध्यान रखिए कि ये हम सिर्फ फर्स्ट रो से ही एक्सपेंशन करते होते हैं, तो इसीलिए हम उसी तरीके से सीखेंगे। कभी आपको एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि आप सेकंड रो से एक्सपेंशन करिए या थर्ड रो से एक्सपेंशन करिए, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। तो हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंशन में ही सीखेंगे। तो कैसे एक्सपेंडिंग यहां पर लिख सकते हैं हम, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो का नाम बेटा R1 लिख देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1। तो R1 से अगर एक्सपेंड किया है तो बेटा हम पहले 1 लिखेंगे एंड देन उसके बाद इस 1 की लाइन में जो न्यूमरल्स नहीं आते, ये वाले नहीं आ रहे हैं, तो इसको लिख लीजिए 5 6 8 एंड 9। याद रखिए ये जो रूल बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो की एक्सपेंशन के लिए है, सेकंड रो की एक्सपेंशन के लिए कुछ और होता है, ये बात ध्यान रखनी है। 1 लिख दिया, अब 1 की लाइन में जो अक्षर नहीं आते हैं, ये भी लाइन गई और ये भी लाइन गई, तो आपके पास ये 4 न्यूमरल्स बच गए, 5 6 8 एंड 9। और इसके बाद बेटा दूसरे का सेकंड -4 का साइन चेंज करना है। याद रखिए फर्स्ट रो और थर्ड रो में साइन चेंज होते हैं, सेकंड रो में सेकंड का साइन नहीं चेंज होगा, वो क्या होगा वो बाद में बताते हैं आपको।
फिलहाल यहां पर याद रखिए, अगर -4 दिया हुआ है तो यहां +4 लिखना है, और अगर +4 दिया तो -4 लिखना है। और सिमिलरली इसकी लाइन में जो अक्षर नहीं आते हैं 2, 3 एंड 8, 9, और सिमिलर वे में बेटा 7 लिख दिया जाए तो इसकी लाइन में जो अक्षर नहीं आते हैं दैट इज 2, 3 एंड 5, 6। तो ये सारे के सारे बेटा लिखने पड़ेंगे आपको। और एक्सपेंशन 2 into 2 की अभी हमने की 45 - 48, बिकॉज ऊपर जाते वक्त साइन चेंज, -4, चाहे बेटा यहां पर माइनस साइन दिया हो तो भी आपने यहां पर प्लस कर देना है, साइन चेंज जरूर होगा यहां पर। सेकंड टर्म का फर्स्ट का पॉजिटिव, थर्ड का पॉजिटिव, सेकंड का नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऐसे चलना है फर्स्ट रो में। सो दिस इज 18 एंड दिस इज 24। और सिमिलरली बेटा यहां पर 7, 12 - 15, 12 - 15 एंड दिस इज 45 - 48 is -3 and this is -6 -6 + 24 and this is -3 - 21। so I think so इसका आंसर 0 ही आ गया। तो बेटा हर बार ऐसा नहीं जरूरी होता कि 0 आए आंसर आंसर 0 आ गया है। तो इस तरीके से बेटा इनको किया जा सकता है क्योंकि बेटा आपके सेकंड एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इसको अगर हम वैसे भी अगर प्रैक्टिकली करते तो शायद 4.2 के फॉर्मेट के हिसाब से करते तो इसका एक लाइन में ही आंसर आ जाना था, बट वो एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है तो हम उसको यूज भी नहीं कर सकते। तो बेटा इसी तरीके से बेटा एक बात याद रखिए कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक शॉर्टकट बता रहा हूं बेटा अगर ये आपको याद रहे एग्जाम में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑड ऑर्डर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ऑड ऑर्डर का क्या मतलब होता है? ऑड ऑर्डर का मतलब होता है या तो 3 into 3 हो, या 5 into 5 हो, या 7 into 7 हो, ऑड ऑर्डर हो। तो इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। ये सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब सपोज लगाइए हमें ये क्वेश्चन दे दिया गया, डायगोनल एलिमेंट 0 लगा दिए गए, यहां पर -2 है, यहां पर +2 है, यहां पर -3 है, यहां पर +3 है, यहां पर 4 है, यहां पर -4, सॉरी। तो इसके बारे में बेटा अगर एग्जाम में आ जाता है एमसीक्यू में एक टाइप में 1 नंबर में इस क्वेश्चन, तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसके बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा, एक्सपैंड करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप अगर इस चीज को फॉलो करते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो इसका आंसर 0 आएगा। तो ये तो है बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में एक्सप्लेनेशन। अब मैं डायरेक्ट ही थर्ड एक्सरसाइज की तरफ स्विच हो रहा हूं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया, बीच में बताया था कि 4.2 इज नॉट इन योर सिलेबस। तो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरफ स्विच हो रहे हैं बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये 4.1 बेटा एक्सरसाइज होमवर्क होगी और इसके डाउट्स भी कर लिए जाएंगे। सो 4.3 एक्सरसाइज, सॉरी 4.3 एक्सरसाइज इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसमें क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा, इसके लिए हमें वर्टिसेस दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने 10th में भी किया, 11th में भी किया बेटा। अब यहाँ पर 12th वाला जो रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा हमें। ये नहीं है कि 10th वाला जो रूल सिखाया गया था उसी से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं, वो नहीं चलेगा आपका। आपको सिर्फ +2 वाला रूल ही फॉलो करना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में है। इसमें बेटा वर्टिसेस दिए जाते हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। और इसमें बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो हाफ लगाकर x1 y1 यहां पर लिख सकते हैं आप, डेल्टा लगा दें। डेल्टा का मतलब ही एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, और वैसे भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अब स्टूडेंट कहेगा जी कि मैंने तो नीचे x1 y1 लिखना नहीं बेटा, यहां तक लिखने के बाद यहां पर 1 1 1 अपनी तरफ से लिखकर इसको डिटर्मिनेंट को 3 into 3 डिटर्मिनेंट बन गया है और इसको एक्सपैंड करना है, और ये आपका जो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। जैसे कि हम एक दो एग्जांपल्स भी करेंगे इसके साथ के, और फिर हम दिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन भी बेटा इसी में से निकलेगी एक इक्वेशन ऑफ लाइन। और फिर हमें कई बार एरिया दिया होता है, हमें कोई अननोन वैल्यू, अननोन कोऑर्डिनेट
जैसे कि यहाँ पर k लिख देगा, यहाँ पर a लिख देगा या यहाँ पर m लिख देगा, इन तीनों में से कोई भी एक चीज लिख सकता है। तो हमें वैल्यू निकालनी होती है, उस टाइप के सम्स भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो सिंपल वे में है वो हम डिस्कस कर लें। एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी बुक में से। 3 8 -4 2 and 5 1। सो एक एग्जांपल है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 3 8 -4 2 and 5 1। यही है ना? ओके। सो इसके बेटा इसका हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। देखिए ध्यान से, हाफ। एक बात ध्यान रखिए बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के समय सबसे मेन बात जो ध्यान में रखने वाली होती है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर मान लीजिए आपका आंसर -35 आ जाता है तो बेटा आपने इसको मॉड लगाकर इसके बाद 35 लिखना है, मैग्नीट्यूड लगा देना है यहां पर और उसको पॉजिटिव कर देना है। अगर आप इसको नेगेटिव का नेगेटिव ही रहने दोगे तो बेटा वो आपका गलत माना जाएगा। नेगेटिव कभी भी किसी चीज का एरिया नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। एरिया हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। माइनस में आने का कारण, अब कई बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि माइनस में क्यों है, ये एरिया क्यों आया है। कई बार बेटा ये जो लाइंस है ना ये उल्ट फुल्ट लिख लेते हैं ऊपर से घुमाकर। जैसे ये दोनों लाइन इंटरचेंज कर दे तो हमारा आंसर माइनस में आ सकता है, या इन दोनों को चेंज कर दें। फर्स्ट और थर्ड डायरेक्ट नहीं चेंज होते थे, फर्स्ट सेकंड चेंज कर दीजिए या सेकंड थर्ड, इस सिमिलरली फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड। अगर हम चेंज कर देते हैं, कुछ सिमेट्रिक चेंज कर देते हैं तो उसमें बेटा तो बेटा एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एरिया का अगर नेगेटिव आता है तो मैंने अभी आपको बताया कि इसको इस तरह से हम पॉजिटिव कर सकते हैं। इस बात का विशेष तौर पर बेटा ध्यान रखना सब बच्चों ने। अब बेटा यहां पर जो है एरिया निकालना है तो 3 8 -4 2 and 5 1, ये हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख लिए अलॉन्ग विद 1 1 1। अब बेटा अगर इसको एक्सपैंड करते हैं, वही तरीका जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट रो से एक्सपैंड करना है। लिखना है तो लिख लीजिए, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपैंडिंग बाय फर्स्ट R1, एक्सपैंडिंग बाय R1, R1 मींस रो 1, सो हाफ। और यहां पर बेटा अब स्टार्ट करेंगे, 3 लिखा। अब 3 की लाइन में जो न्यूमरल्स नहीं आते हैं वो लिखेंगे हम, जो भी हमारे नंबर्स हैं। और सिमिलरली बेटा मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 8 जो सेकंड टर्म होती है वो नेगेटिव साइन चेंज करना होता है अपनी तरफ से। और अब इसकी लाइन में जो न्यूमरल्स नहीं आते, -4 and 5 और फिर 1 1 और 1 प्लस का लगाकर -4 5 2 1, -4 5 2 1। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, हाफ, और आपका आंसर आ जाएगा 2 -1। और सिमिलरली -8, इट्स -4 -5 और फिर +1 -4 -10। क्योंकि बेटा इधर जाते वक्त पॉजिटिव साइन, जो साइन आया है वही लिखना है, और यहां पर जाते वक्त साइन चेंज। सिमिलरली यहां पर भी और यहां पर भी। अब क्या हो गया, अपना आंसर कितना आ गया, 3 × 2 - 1 is 1, 3 1s are 3, -9 × -8 is 72 प्लस का और -14। और बेटा ये आ गया 75 - 14 is 61, 61/2, दैट इज 30.5 यूनिट। जरूर लिखनी है बेटा यहाँ पर, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। ये बेटा आपका एरिया आ गया है ट्राइंगल का। होप करता हूं कि ये समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिटरमिनेंट खुद बनाना है और उसको एक्सपैंड करना है। ठीक है जी। अब इसके बाद बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनानी है, इसी के अंदर जो इसी टॉपिक के अंदर जो एक और टॉपिक आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालनी है वो ध्यान से देखिएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, बेटा याद रखिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के समय आपको ये बताया जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसे कि मैं एक एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठा रहा हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू it's passing through 1 2 and 3 6। तो 1 2 and 3 6 बेटा 2 पॉइंट दिए गए हैं। आप कहेंगे कि 3 पॉइंट होने चाहिए थे। इक्वेशन ऑफ लाइन आप एरिया के लिए मैंने कहा था 3 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा।
जब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो बेटा याद रखिए एरिया ऑफ लाइन है, ट्राइंगल होता तो उसका एरिया निकाल लिया, बट अब अगर लाइन है तो उसका एरिया क्या होगा, कोई चीज कवर तो कर नहीं रहा है, तो उस केस में बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो 0 लिया जाता है, हमेशा 0 ही माना जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द 3 पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये कोलिनियर भी कह सकता है, तो उस केस में भी बेटा हमने एरिया 0 मानकर के की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है जी। इसी तरीके से बेटा यहां पर हाफ लगाना है। अब आप यहां पर कहेंगे कि 2 पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स वाई एक पॉइंट लेना होता है और वो अपनी तरफ से बेटा सपोज करना होता है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए एक पॉइंट एक्स वाई लेना पड़ता है, वो अपनी तरफ से खुद सपोज करना पड़ता है इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए, और 1 2 एज इट इज, 3 6 एज इट इज, और उसके बाद 1 1 1। अब इसको बेटा हमने एक्सपैंड करना है तो 1x आ जाएगा बाहर, और फिर वही बात, वही फॉर्मेट, वही सारा कुछ, 2 6 1 1 और माइनस वाई, सेकंड का साइन चेंज, और 1 3 1 1 और फिर प्लस 1 1 3 2 6, और इस तरीके से बेटा इज इक्वल टू 0 रख लेंगे, और उसके बाद इसको एक्सपैंड ही करना है हमने। इट्स 2 माइनस 6 माइनस वाई 1 माइनस 3 प्लस 1 6 माइनस 6, तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। 1/2 था बेटा, तो चलिए इसको लिख लेने दीजिए, कोई बात नहीं, -4x, इसको 1/2 कैसे रहने दीजिए, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 6 माइनस 6 बेटा 0 होता है। अभी ये 2 बेटा यहां से कॉमन निकाल कर भी किया जा सकता है, चाहे 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो 2 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, और -4x इज इक्वल्स टू -2y, माइनस से माइनस गया, और 2 से ये भी कट जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू y, और इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो बेटा इस तरीके से भी अपना आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीका है, और इसमें बेटा हम लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, समझ आ रहा है सारा कुछ? ओके। अब लास्ट में जो बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं, इसी टॉपिक के अंडर जो फॉर्मेट एक और आ सकता है कि आपको एरिया दिया जाएगा, जैसे कि एरिया यहां पर कहा गया था कि कोलिनियर है, एरिया 0 हो गया, तो इस केस में तो हमने एरिया 0 ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कई बार क्वेश्चन में हमें दे दिया जाता है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हमें दे दिया जाता है कि एरिया कुछ दिया हुआ है, तो वो उस एरिया के हिसाब से हमने निकालना होता है, तो उस टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट ही नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्विच हो जाएंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है जी, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सो ध्यान दीजिए जरा इधर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर वही बात आ गई। एक एग्जांपल आपकी बुक में से ले लेते हैं, एग्जांपल 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये दोनों भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एक हमारी इक्वेशन वाला एक और सम हो जाएगा, और इससे हम जो सेकंड टॉपिक डिस्कस करना वो भी हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 3 ए दिया हुआ है, एक ए पॉइंट है 1 3 दिया हुआ है, और बी पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 0 0। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स वो तो है ही, चल रहा है, एंड देन उसके बाद कुछ और भी कह रहा है, एंड फाइंड के फाइंड करना है, इफ डी k, 0 is a point such that area of triangle ABD, AR का मतलब बेटा एरिया, is 3 square units। 3 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 3 है।
तो 3 स्क्वायर यूनिट्स हमें एरिया भी दे दिया गया है। तो एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। पहले हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, देन राइट द वैल्यू के, जबकि हमें एरिया ये दिया गया है। इस बात पे फोकस रखना है आपने, यहां पर के पॉइंट दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे बेटा। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई लेना है, उसको पहले नंबर पे लिख लीजिए। हमेशा उसको कोशिश करिए कि पहले नंबर पे लिखे हम 1 3 एंड 0 0। उससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इज इक्वल टू तो हमने 0 ही रखना है। अगर माइनस में आ भी जाएगा तो भी उसको 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 को बेटा पहले ही 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, चाहे बाद में करते हैं, एक ही बात है। x और इसकी लाइन में जो न्यूमरल्स नहीं है, हाँ जी नहीं बेटा, अभी ए बी डी का एरिया के बारे में तो बाद में बात होगी, डी की पॉइंट के बाद। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो लाइन का एरिया 3 थोड़ा होता है, लाइन का एरिया 3 नहीं है। यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, एक ए है, एक बी है, एक डी है। ठीक है, तो ए बी डी का, सो एक्स आ गया, वाई का क्या आ जाएगा, अब इसमें 1 0 और 1 1 आ गया, और सिमिलरली 1 1 0 3 0 इज इक्वल्स टू 0। सो बेटा 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और x इज इक्वल टू 3 माइनस 0 माइनस वाई 1 माइनस 0 प्लस 1 एंड 0 माइनस 0 आई थिंक सो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए बेटा यहाँ पर आपको हर मोड पर, हर क्वेश्चन में 2 into 2 की जरूरत पड़ ही रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 into 2 है या 3 into 3 है, वो मतलब अब 3 into 3 की एक्सपेंशन भी इसमें कर रहे हैं हम, तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट ये नहीं कि उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा आपकी आ गई है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। बट अब हमने एरिया भी निकालना है, सॉरी एरिया दिया हुआ है कि ए की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट्स, तो यहीं पर कर लेते हैं, करो स्पेस बनाकर, हाफ लगाया, और ए बी डी का 1 3 ए आ गया, बी 0 0 है, एंड सी हमारा के 0 है, और 1 1 1। अब इसका एरिया हमने 3 के बराबर रख लिया। जब हमने इसका एरिया 3 के इक्वल रख लिया है, तो अब क्योंकि 3 दिया हुआ था, अब 1/2, अब 1 लिखिए, और इसकी लाइन में जो न्यूमरल्स नहीं आते वो लिखेंगे -3 और 0 के 1 1 और प्लस 1 0 के 0 0 इज इक्वल टू 3। ये हाफ 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, और ये 0 आ गया, -3 0 माइनस के, ये भी 0 हो गया, इज इक्वल्स टू 6, एंड 3k इज इक्वल्स टू 6 एंड k इज इक्वल्स टू 2। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या यहां पर हमारा आंसर k इज इक्वल टू 2 आ गया, सफिशिएंट है? नो, इट इज नॉट सफिशिएंट। ये सफिशिएंट आंसर नहीं है, ये इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है। अभी इसको कंप्लीट करा जाएगा। कंप्लीट कैसे किया जाएगा बेटा, कि क्योंकि इसने हमें बता दिया कि एरिया जो है 3 स्क्वायर यूनिट्स है। अभी जब स्टार्टिंग हमने इस एक्सरसाइज की थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है एरिया जैसे -35 आ जाता है, तो हमसे कोई पूछता है एरिया कितना आया, तो हम मॉडुलस लगाकर बताते हैं कि एरिया +35 आया। सिमिलरली इसने कहा है कि हमें एरिया 3 स्क्वायर यूनिट्स आया, पर हमें नहीं मालूम कि एरिया माइनस में आया था कि प्लस में आया था। तो उस केस में बेटा हमने हाफ, एंड a is 1 3, b is 0 0, and c is k 0 1 1 1, और इसको -3 के इक्वल भी रखना है। अब क्वेश्चन यहां उठता है कि माइनस के इक्वल रखा गया है, तो वैसे तो माइनस के इक्वल होता नहीं है बेटा, माइनस के इक्वल रखा गया है, माना नहीं गया कि -3 आएगा ही आएगा। ये कहा गया है कि ये 3 स्क्वायर यूनिट्स यहां लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि माइनस भी आ सकता है, क्या पता माइनस आया हो और k की वैल्यू उस हिसाब से बतानी हो, और क्या पता प्लस आया हो, तो k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो हमने दोनों केसेस लेकर चलने हैं। इस केस में अगर आप एक ही, अब 0 के केस में बेटा एक ही होगा, क्योंकि 0 -0 जो होता है वो +0 ही होता है। तो 0 जब हम कोलिनियर या इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं, तो उस केस में सिर्फ एक ही मतलब कि हमने डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना है। बट यहां पर जहां पर भी आपको एरिया दिया जाएगा, उसमें आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कंसीडर करके करने हैं, ताकि कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके।
अगर आपको इनकम्प्लीट, अगर आप इसी का निकालते हैं तो ये इनकम्प्लीट माना जाएगा, उस हिसाब से फिर आपको मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। सो 1 आ गया। अब इसकी एक्सपेंशन 0 0 1 1 और -3 0 के 1 1 और +1 0 के 0 0। अब यहां पर -3 के इक्वल आ चुका है और अब ये 0 हाफ लगाइए यहां पर, और 0 -0 इज अगेन 0, यहां पर भी 0 आया था, -3 0 के और ये भी 0 आ जाएगा, इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और -3। तो ये बेटा मल्टीप्लाई हो गया, 3k हो गया और 2 को उधर से मल्टीप्लाई कर लिया -6, तो k की वैल्यू -2 आ गई। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपका? आंसर आ गया k की वैल्यू +-2 आ गई है। दिस इज योर आंसर। सो k की वैल्यू +-2 आ गई है। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो याद रखना है बेटा इस बात को कि दोनों पार्ट्स को सॉल्व करके दिखाना है। ये नहीं है कि हमने जी यहां से ही शुरू कर लेना है, 3k = 6 लिखा तो यहाँ पर 3k = -6 ले लेते हैं, तो बेटा उस हिसाब से नंबर भी जाते रहेंगे। क्योंकि आपका ये थ्योरी का पेपर है, ये आपका एमसीक्यूज का पेपर नहीं है जो इसमें आप शॉर्टकट्स यूज करेंगे। तो इस तरीके से बेटा ये 4.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। यहाँ पर सारे जो पॉइंट्स थे हमने कवर कर लिए हैं। और इसके बाद बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 दैट इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स वो भी हम करेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर के बारे में सीखेंगे। और उसके बाद हम एडजॉइंट एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक्सरसाइज जो हमने डिस्कस करनी है अब वो है बेटा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो बेटा ये माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या है बेटा पहले बता देता हूं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स सेम बेटा जैसे हम डिटरमिनेंट को 3 × 3 को एक्सपैंड करते थे उसी तरीके से वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। बट बेटा उसमें बाहर जो हम न्यूमरल लिखते थे इसमें नहीं लिखना है हमने। और बाकी माइनर एंड कोफैक्टर निकालने के लिए ये इसका मेन यूज एडजॉइंट, जो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें यूज होगा। और इसलिए बेटा हमें जो कोफैक्टर्स निकालने हैं, माइनर्स का यूज नहीं होता एडजॉइंट निकालने में, कोफैक्टर का यूज होता है। तो जब हम कोफैक्टर निकालेंगे तो बेटा हमें सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। ये नहीं है कि आपने 3 के निकाल लिए, जैसे हमने डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन कर रहे थे लास्ट एक्सरसाइज में और उससे भी पहले किया हमने कि डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन की 3 × 3 की। तो इसमें क्या किया हमने कि सिर्फ एक लाइन से एक रो से एक्सपैंड होता था तो मैंने कर दिया। बट यहां पर हमें अगर 9 एलिमेंट्स दिए गए तो 9 के कोफैक्टर्स निकलेंगे एडजॉइंट के लिए। एडजॉइंट के लिए बता रहा हूं बेटा मैं पहले, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, तो उस केस में आपने थर्ड सिर्फ 3 न्यूमरल्स के निकालने हैं कोफैक्टर। और अगर आपको आता है कि एडजॉइंट निकालिए तो उस केस में आपको फिर सारे के सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। जैसे कि अब हम बेटा एक एग्जांपल करते हैं, 19th एग्जांपल है, उसी को कवर करेंगे हम। तो 19th एग्जांपल के बाद फिर उसी में हम माइनर्स एंड कोफैक्टर दोनों ही कवर कर जाएंगे। सो एग्जांपल नंबर 19, इसमें बेटा कुछ मैं चेंजेस करूंगा क्योंकि फिर इसमें अगर चेंजेस नहीं करते हैं तो कई बार कंफ्यूजन रह जाती है कई स्टूडेंट्स को कि कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव लेना है। तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें सम में चेंज करेंगे। 1 एंड देन इट इज -2 एंड 3, 4, यहाँ पर 0 लगा लीजिए, यहाँ पर 6 लगा लीजिए, यहाँ पर -7, -8 और यहाँ पर चलिए 9 लगा लीजिए। तो इस तरीके से हमने कुछ नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज ले ली हैं और कुछ एक वैल्यू को हमने 0 भी लिया है। तो बेटा कोफैक्टर्स का मतलब ये है कि हमने सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं। क्योंकि हमने सारे इसलिए निकालने सीखने बेटा क्योंकि एडजॉइंट के लिए ये सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं है कि एक लाइन के अगर आप कोफैक्टर निकालेंगे तो उससे सफिशिएंट हो जाएगा, नहीं, आपको 9 न्यूमरल्स के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे।
और 9 के 9 न्यूमरल्स के कोफैक्टर निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो ध्यान से देखिए। जैसे कि कोफैक्टर निकालना है आपने, कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर निकालना है। ध्यान दीजिए बेटा, यहां पर कोफैक्टर के निकालने के समय जब A11 लिखा गया है, इन दोनों को प्लस करके देखना है, अपने माइंड में सिर्फ प्लस करना है। 1 + 1, 1 + 1 = 2, 2 मतलब इवन नंबर आ रहा है। तो इवन नंबर आ रहा है तो बेटा इसमें सिर्फ इस A11 इस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें हमने कोई भी आगे साइन चेंज नहीं करना। 0 - 8 6 9, 0 - 8 and 6 9, और 0 into something is 0 and -48 आएगा, पर ऊपर जाते वक्त साइन चेंज, रूल वही फॉलो होगा डिटर्मिनेंट का, और ये +48 आपका आंसर आ गया। अब कोफैक्टर ऑफ A12 कोफैक्टर ऑफ A12 निकालने जा रहा हूं मैं। अब देखिए बेटा, ये वाला साइन, ये वाला न्यूमरल है। याद रखिए बेटा, जिसका भी कोफैक्टर निकाल रहे हैं, जिस भी एलिमेंट का निकाल रहे हैं, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कुछ भी है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ इंडिपेंडेंट कोफैक्टर जो निकलेगा वो इंडिपेंडेंट, इस न्यूमरल के इंडिपेंडेंट होगा। इसका कोई रोल इस सब में नहीं होने वाला है, इसीलिए मैंने साइन चेंज कर दिए थे सब में, ताकि कोई बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे कि यहां पर अगर नेगेटिव है तो क्या है। अब देखिए बेटा, यहां पर 1 + 2 करिए, 1 + 2 होता है 3, ऑड नंबर आ गया। जब ऑड नंबर आएगा तो आपने यहां पर माइनस साइन अपनी तरफ से लगाना है। याद रखिए, ये वाला माइनस साइन नहीं लगा रहे हम, जो -2 के आगे माइनस लिखा हुआ है वो वाला साइन नहीं लग रहा, माइनस लग रहा है कौन सा, जो कि इसमें इन दोनों को प्लस करके आया है। इन दोनों को प्लस करके अगर ऑड आता है तो आपने माइनस साइन लगाना है। अब ये लाइन भी गई और ये लाइन भी गई, आपका आ गया 4 - 7 and 6 9, and this comes out to be 36 + 42, and this comes out to be, ये देखिए यहां पर ऊपर जाते हुए साइन चेंज होगा, +42 हो जाएगा, एंड दिस इज, और माइनस साइन, या बिल्कुल सही बात है जी, बाहर माइनस साइन लगना था, और -78, ठीक है जी। और सिमिलरली अब कोफैक्टर ऑफ A13 सॉरी, 1 + 3 is 4, ये फिर से इवन नंबर आ गया है। तो अब जब भी इवन नंबर आएगा बेटा, A13 इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो A13 इवन नंबर आ गया है तो इसके आगे कोई साइन नहीं चेंज होगा, और सीधा ही हमने न्यूमरल जो इसकी लाइन में नहीं आते वो लिखने हैं, 0 - 8, तो ये आ गया बेटा यहां पर -32 - 0, -32 - 0 is -32। कोफैक्टर ऑफ A21, अब देखिए बेटा 2 + 1 is 3, अगेन ऑड नंबर, माइनस आ गया। अब बेटा यहां पर माइनस आ गया, A21 ये वाला एलिमेंट होता है, हमें मालूम है, इसकी लाइन भी गई और इसकी लाइन भी गई। देखिए यहां पर माइनस साइन फिर भी लगा है, चाहे 4 के साथ पॉजिटिव साइन है, फिर भी मैंने माइनस साइन लगाया है, तो इसका कोई रोल नहीं है इसमें कोफैक्टर निकालते समय, सिर्फ इन दोनों को प्लस करके देखना है। अगर ऑड नंबर आता है देन हमने माइनस साइन लगाना है, और अगर इवन नंबर आता है तो हमने बाहर कोई भी साइन अपनी तरफ से नहीं लगाना है कोफैक्टर के केस में। माइनस के केस में क्या होगा वो अभी आपको बताया जाएगा। सो A21 ये भी गया और ये भी गया, -2 - 8 और 3 and 9, and this is -18 + 24, 24 - 18 is 6, and -6 is your answer। सिमिलर वे में बेटा A22, जब A22 का कोफैक्टर निकालेंगे फिर 2 + 2 is 4, और 2 + 2 is 4 मीन्स ये वाला एलिमेंट, अब देखिए ये 0 है, हम इसके कोफैक्टर फिर भी निकालेंगे क्योंकि 0 का कोई रोल ही नहीं है। आपने अभी तक देखा 4 कोफैक्टर निकाले, जो 1 - 2 3, कहीं पर भी हमने इनको यूज नहीं किया, कहीं पर भी यूज नहीं किया है। इसी तरह से 0 को भी यूज नहीं करेंगे। ये भी गया और ये भी गया, 1 - 7 and 3 9, और इसको अब हम एक्सपैंड कर लेंगे 9 + 20 का, दैट इज 30। तो इस तरीके से इसका भी कोफैक्टर आ गए हैं। और A23 फिर ऑड नंबर आ गया है, नेगेटिव साइन लगाएंगे, और A23 ये रहा। अब इसकी लाइन में जो अक्षर नहीं आते, न्यूमरल्स नहीं आते, 1 - 2 - 7 - 8, 1 - 2
-7 -8 और नेगेटिव -8 -8 और बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, पर एक ऊपर जाने वाले के समय एक माइनस लगेगा और माइनस आ गया -14 -22 + 22 ए कोफैक्टर ऑफ A31 का कोफैक्टर क्या होगा? फिर वही बात, फिर वही प्रोसेस, फिर वही सारा कुछ। इसका कोफैक्टर निकालना है हमने, और ये भी गया और ये भी गया, -2036 -2036 और दिस कम्स आउट टू बी -12 -0। अब देखिए यहां पर इवन नंबर आ रहा था तो यहां पॉजिटिव लगा दिया गया है और -12 इज योर आंसर। और कुछ बातें हैं बेटा अभी बताता हूं आपको। कई बार कई टीचर्स इस तरह से बता देते हैं कि आपने जो है इनको ये वाले इन चीजों को कंसीडर नहीं करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जहां पर पॉजिटिव बोल रहे हैं वहां पर कोई साइन चेंज नहीं। बट बेटा ये फॉर्मेट जो है पॉजिटिव नेगेटिव का जो फॉर्मेट बताया जा रहा है कि पहली टर्म पॉजिटिव ले ली, बाहर कोई साइन नहीं लगाया, दूसरा नेगेटिव तो बाहर लगा दिया, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये बेटा फॉर्मेट जो है ये 2 into 2 में जब आप 2 into 2 के कोफैक्टर निकालेंगे वहां पर ये फेल हो जाएगा, वहां पर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वहां पर ये फेल होता है। इसीलिए बेटा इस फॉर्मेट के हिसाब से बताया जा रहा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 3 + 2 इज अगेन 5, 5 जो होता है ऑड नंबर होता है, तो इसमें हम माइनस साइन बाहर लगाएंगे। तो ये वाला साइन, ये वाला एलिमेंट है, तो इसकी लाइन में जो अक्षर नहीं आते 1 4 3 6 तो ये लिख देंगे हम। और अब ये 6 - 12 माइनस साइन तो रहेगा ही, -6 - 12 इज -6 -6 और लास्ट में आता है बेटा कोफैक्टर ऑफ A33 और इनको बेटा प्लस किया तो 6 आ गया, इवन नंबर आ गया है। तो यहां पर बेटा जो आएगा इसका कोफैक्टर निकालना है, तो ये 4 न्यूमरल्स आएंगे। सो थोड़ा गला खराब है आज। -2 0, सो यहां पर 0 + 8, सो 0 + 8 इज इक्वल्स टू 8। तो ये बेटा सारे के सारे कोफैक्टर्स आ गए हैं, इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है अगली एक्सरसाइज में और उससे अगली एक्सरसाइज में, दोनों में यूज होने वाला है। और याद रखिए कि इसका जो यूज है ये आगे 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स के तो क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो उनमें से बेटा एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। मैट्रिक्स चैप्टर आपको 2 मार्क्स का है एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर आई थिंक सो 6 या 8 का, कितने का है? 4 आपने बताया था 6 का था या 8 का था आपने? वो बताइए, देखिए जरा। तो बेटा उसमें से अब जो नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं, एडजॉइंट एंड मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द इक्वेशंस, ये आपको जो है रहने दीजिए, बुक में नहीं है, हाँ जी 4-5 ग्रुप में भेजा था। तो ये बेटा जो है यस, एक मिनट जल्दी देखिए जरा, मैंने अभी इस एक्सरसाइज के बारे में भी और भी कुछ कराना है, ये तो खत्म करें। अरे ये एक्सरसाइज तो खत्म करनी पड़ेगी। अब क्या कर रहे हो आप? अरे ये एक्सरसाइज तो खत्म करनी पड़ेगी, बीच में कैसे छोड़ दूं एक्सरसाइज को? फिर पक्का चला लो 5 मिनट। कोई बात नहीं, चलिए बताइए। सर कान भी लाल हो गए बैठे। अरे देखा नहीं नजला कितना हो रहा है? 8 मार्क्स का है, तो दिस चैप्टर इज 8 मार्क्स। हेलो हेलो, ये चैप्टर जो है 8 नंबर का है। याद रखिए जो कल हमने जो सारा कुछ करना है, कल इसमें जो करेंगे, जो कुछ भी करना है हमने, वो बेटा सारा का सारा जो होगा वो आपके एग्जाम से कनेक्टेड होगा, इन चीजों से कनेक्टेड होगा। एक बार आप 4.3, 4.2 और 4.3, 4.1 और 4.4 के होमवर्क करिए। अब बेटा यहां पर जो रह गया था हमारा माइनर्स रह गए हैं। माइनर्स के बारे में अभी डिस्कशन नहीं हुई है, तो माइनर्स के केस में क्या करना है बेटा, जो यहां पर हमने साइन चेंज किए हैं, जो भी यहां पर कोई अपनी तरफ से नेगेटिव साइन लगाए हैं, वो सारे के सारे हट जाएंगे। इसका माइनर कोई मुझे पूछेगा, मैं कहूंगा जी 48 है। अब मुझे पूछेगा जी इसका माइनर कितना है, मैं कहूंगा जी +78। ये माइनस साइन बीच में जो आगे मैंने अपनी तरफ से लगाया है वो नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर इसका मुझे कोई माइनर पूछता है तो मैं ये वाला माइनस साइन फिर हटाऊंगा और 6 बताऊंगा। इसका कोई माइनर पूछेगा मुझसे तो ये वाला माइनस साइन निकल गया और ये -22 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये माइनस जो है
हमने निकालने हैं। कई बार आपको एग्जाम में 1-2 मार्क्स में ये भी आ सकता है कि इसका माइनर फाइंड करिए। कोई भी एलिमेंट बता देगा, उसके 1 नंबर में लिख देगा फाइंड द माइनर ऑफ दिस। तो अगर उसमें आपने नेगेटिव साइन लगा दिया अपनी तरफ से तो वो आपका गलत हो जाने वाला है। ऑप्शन वो दोनों रखेगा। एमसीक्यूज में ऑप्शन दो, मान लीजिए इसका आंसर जैसे अब ये था, इसका माइनर जो आएगा वो 6 आना था, तो वो 6 के साथ आपको -6 भी देगा। ऑप्शन में वो दोनों चीजें देगा ताकि आप कंफ्यूज हो सको। तो इस बात का ध्यान रखना है, बहुत माइन्यूट सी चीज है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है कोफैक्टर्स में लगेंगे, माइनर्स में अपनी तरफ से कोई भी साइन चेंज नहीं करना है। अब इसके बाद बेटा एक जो लास्ट चीज है इस एक्सरसाइज की वो भी मैं बता दूं। कई बार क्या होता है कि इसमें ये बता देते हैं कि फाइंड द माइनर्स, फाइंड द माइनर्स ऑफ सेकेंड रो एंड देन इवेल्युएट, इसको डेल्टा के साइन से डिनोट कर दिया। इवेल्युएट मतलब डिटर्मिनेंट का आंसर भी निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन, और याद रखिए माइनर्स की हेल्प से निकालनी है। इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम। सेकंड R2 के हम कोफैक्टर निकालते हैं, सॉरी माइनर्स निकालते हैं। वो पहले निकाले हुए हमने। माइनर्स ऑफ A21, माइनर ऑफ A21 इज, A21 का यहां से आया था 6 आया था, ठीक है जी। हेलो हेलो। माइनर ऑफ A22, 22 का माइनर में कोई साइन चेंज नहीं है तो वो 30 आ जाएगा। और माइनर ऑफ A23, तो ये आ गया हमारा -22, ठीक है जी। तो ये माइनस आ गए आपके। अब इसके बाद इसकी इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? कई बार वो क्या देता है फाइंड द कोफैक्टर ऑफ R2 एंड इवैल्यूएट दिस, ये भी आ सकता है आपको, मैं पहले बता रहा हूं ये भी आ सकता है। तो वो क्या करना है, आपने कोफैक्टर निकाल लिए थे वो लिख लेने हैं, लिख लिए। अब जो एलिमेंट्स ऑफ R2 हैं वो कोफैक्टर से एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ R2 एज इट इज कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे कोफैक्टर के केस में, बट इन केस ऑफ माइनर्स इनके साइन चेंज होते रहेंगे। ये अब देखिए यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये लिया था हमने जब डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया था। अब लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -4 × 6 प्लस 0 × 30 प्लस 6 है तो इसकी जगह पे -6 लिखेंगे इंटू -22, और ये -24 आ गया, वो तो 0 ही आ गया, प्लस 138 की समथिंग होगा, नहीं 138 नहीं आएगा, 132 या, और ये 108 आ गया इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि अगर तो कोफैक्टर आते हैं, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ R2, माइनस मैंने वैसे ही ले लिए बट वो एग्जाम में आपको कोफैक्टर ही कहेगा, आपकी बुक में भी ऐसी है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ R2 एंड देन इवैल्यूएट दिस। तो उसमें क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ R2 निकाल लिए, उसके बाद आपने एलिमेंट्स एज इट इज, नो साइन चेंज, क्योंकि साइन हम पहले ही चेंज कर चुके हैं, तो नो साइन चेंज, तो वो सॉरी कोफैक्टर आपके इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहां पर -6 है तो -6 × 4 करो तो -24 आ गया ना। अब 0 से किया तो खत्म ही हो गया। अब ये 22 × 22 आया है और ये 6 आया है, 22 6 132 और 132 देखो यहां पर भी पॉजिटिव आया हमारा। तो कोफैक्टर के केस में हमने एलिमेंट्स को एज इट इज ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो इसी को ज्वाइन करना है अभी, कल यही आगे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है जी। तो ठीक है बेटा, कुछ भी ना बोले। तो आगे बेटा अब हम इसको आगे चलाते हुए डिटर्मिनेंट चैप्टर को आगे हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे अब। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के कुछ बेटा फॉर्मूले हैं, करीब 10 फॉर्मूले आएंगे बेटा इसमें। और इसमें बेटा हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उनको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन फॉर्मूले की हेल्प से। सो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ
ट्रांसपोज ऑफ, ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, इस बात पे ध्यान रखना है। कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनेगी, डिटर्मिनेंट नहीं मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो एडजॉइंट आ जाएगा। और उसके बाद बेटा हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी निकालनी है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाती है, पर इसमें कंडीशन रहेगी आपकी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन है, अगर 0 हो जाता है तो उस केस में इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अब सिमिलरली नेक्स्ट है, अगर वो कई बार एक आपको मैट्रिक्स दे देगा तो वो कहेगा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसमें आपको कोई अननोन वैल्यू निकालने को कहा जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट की, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर रखकर हमने अननोन वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है जी। और सिमिलरली फोर्थ थिंग, चलिए इसको आगे कंटिन्यू सेकंड को कर देते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और या फिर लिख सकते हैं ए मैट्रिक्स ए इज नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, यानी इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों कंडीशंस में ये दोनों चीजें देखने में सिमिलर हैं, नाम अलग अलग हैं, कंडीशन दोनों की सेम है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा। और सिमिलरली बेटा फिफ्थ फॉर्मूला, दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए और उनका इनवर्स निकाला जाए तो दैट इज इनके रेसिप्रोकल ऑफ इनवर्स के बराबर हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और नेक्स्ट है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। दिस फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है ये? कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर आपके पास n इंटू n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, उसमें n-1 कर दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए और उसमें n-1 कर दीजिए। जैसे कि आपको एक एग्जाम में फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बता दें कि एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 7 दिया हुआ है और कहेगा जी ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, और एडजॉइंट ए का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये हो जाएगा बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3-1, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7, तो 7 का स्क्वायर 49 इज योर आंसर। इस तरह से बेटा वन वर्ड में आंसर निकालने को आ सकते हैं इस टॉपिक के अंडर, तो ये भी ध्यान रखना है आपने। और उसके बाद बेटा सेवंथ फॉर्मूला जो है वो है ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इंटू एडजॉइंट ए किया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। इसको आप साइलेंट क्यों नहीं करते? नहीं सॉरी। सो देखिए ध्यान से यहां पर, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें एक और एग्जांपल ऐड हो जाती है। अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 7 दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि ये निकालिए, और ये 3 इंटू 3 दिया हुआ है आपको, ये 3 इंटू 3 दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 7 दे दिया, ओके। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमने ऊपर निकाल लिया था, तो इसमें ये एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकालने को कहा जाएगा आपको, और वो आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए साथ में है, इसका डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 7 और 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब हो गया, एंड दैट इज 343। तो इस तरीके से भी बेटा 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको हम इग्नोर ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हम फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं। सो इससे साथ ही बेटा आगे जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं
उसका बेटा यूज जो है कम होता है, बट इसका पार्ट है, इसलिए मैं सिलेबस में इसीलिए इसको फॉर्मूला लिखा रहा हूं आपको, बट उसका यूज बहुत कम है। एट्थ फॉर्मूला क्या है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, मतलब एक आपको मैट्रिक्स दे दी, उसको आपने डिटरमिनेंट में कन्वर्ट किया, कोफैक्टर्स निकाले, एडजॉइंट निकाल दिया, एडजॉइंट निकालने के बाद दोबारा फिर उसको डिटरमिनेंट चेंज किया, फिर कोफैक्टर निकाले, प्रोसेस को दोबारा फॉलो किया। ये करीब करीब 2, 2.5, 3 पेज का सम बन जाएगा। अब इतना लंबा सम और अगर उसने एक नंबर में दे दिया तो नई बात बनती। तो करना क्या है आपने, अगर ये n इंटू एन ऑर्डर का है तो ये ध्यान रखिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक निकालिए, निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। इसको n-2 कर दीजिए, इसकी पावर को n-2 कर दीजिए, यानी अगर 3 इंटू 3 का है तो 3-2 कितना हो गया, 1 हो गया। डिटर्मिनेंट a आ गया के हिसाब से हमारे पास, ठीक है। उसके बाद उसको a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, आपने डिटर्मिनेंट निकालकर a से मल्टीप्लाई करना है, आपका a एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a आ जाएगा डायरेक्ट। सिर्फ 1 वर्ड में आपका, अगर मैं कहूं कि एक कुछ ही लाइनें भरेंगी आपके, एक डिटरमिनेंट निकालने के लिए जो लाइनें भरेंगी उसके बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो कहने का मतलब है कि 3-4 लाइनों में आंसर आ जाएगा, जहां पर हमारा 2.5-3 पेज का सम बन रहा था। तो ये भी शॉर्टकट है। और 9th फॉर्मूला a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a इंटू a, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता ही होता है, इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। आई हमें मालूम है यूनिट मैट्रिक्स होती है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। एंड द लास्ट वन a इंटू a इनवर्स, या a इनवर्स इंटू a हो तो ये i के इक्वल होता है। तो ये बेटा कुछ 10 फॉर्मूले हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, और एक और लिख लीजिए, चलो वैसे इसका यूज तो मैट्रिक्स सेक्टर में था, ai या ia हो तो ये भी a होता है। यूनिट मैट्रिक्स को अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही मैट्रिक्स अगेन बन जाती है, ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड बेटा कुछ सम्स हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ए से रिलेटेड, और कुछ मैंने जो फॉर्मूले पिछले लिखवाए थे, ठीक है जी, वो वाले फॉर्मूले जो थे, जो पीछे अभी लिखकर हटे हैं, 5th और 6th फॉर्मूला था, आई थिंक सो 5th 6th था या 6th 7th था, जो भी था, तो उससे रिलेटेड बेटा आपने सम्स जरूर प्रैक्टिस करने हैं। वो वाले सम्स आने की संभावना बहुत ज्यादा है, खास करके स्पेशली जिस पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बात ध्यान रखिए, और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपने। सो नेक्स्ट है, कुछ हम एग्जांपल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, और बिल्कुल ही सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, वो करेंगे पहले हम, और उसके बाद हम फिर डायरेक्ट ही इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ स्विच हो जाएंगे। 4.6 एक्सरसाइज, अब हम इस वक्त 4.5 एक्सरसाइज जो है डिस्कस कर रहे हैं, 4.5 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 23 है बेटा आपकी एनसीईआरटी में, तो ध्यान दीजिए जरा। सो ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ए मैट्रिक्स इज 2 1 3 4, 2 1 3 4। सो बेटा इसके बाद हमने इसमें एडजॉइंट ए निकालना है, ए इनवर्स भी इसी के बीच में निकालना सीखेंगे, ठीक है जी। अब देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ये मैट्रिक्स में दिया हुआ है, इसको हमने पहले डिटर्मिनेंट में चेंज करना है, डिटर्मिनेंट में चेंज कर देना है इसको, 2 1 3 4, एंड दिस इज 8 -3, 8 -3 इज 5। तो हमारा डिटर्मिनेंट जो है नॉट इक्वल टू 0 आ चुका है। अब हमने बेटा कोफैक्टर्स निकालने हैं, और कोफैक्टर्स याद रखिए डिटर्मिनेंट में से निकलते हैं हमेशा, कोफैक्टर ऑफ a11। अब देखिए मैंने कल भी बताया था आपको, 1 + 1 = 2, इवन नंबर आ गया है तो इसके बाहर हमने पॉजिटिव साइन ही रखना है। इसके 2 की लाइन में जो न्यूमरल नहीं आते 4 आता है, और a12 ये ऑड नंबर हो गया, इन दोनों को प्लस करके तो ये -1 आ जाएगा। a21 ये वाला है, और इनको प्लस करके फिर ये ऑड आ गया, फिर ये -3 हो जाएगा, और a22 और ये आ गया 2, क्योंकि इवन नंबर है। और इसके बाद देखिए क्या लिखना है बेटा, ये ध्यान से देखना है, मैट्रिक्स आया, फिर डिटर्मिनेंट आया, कोफैक्टर्स निकाले गए। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो अगर मैट्रिक्स लिख रहा हूं तो मैट्रिक्स ही बनानी पड़ेगी। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स लिख लिया, बहुत अच्छी बात है।
और उसके बाद इसका बेटा एडजॉइंट निकालना है। तो मैंने जो एडजॉइंट की डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताई थी आपको कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनी है उसका ट्रांसपोज करना जरूरी है, और हमने ट्रांसपोज कर दिया है 4 - 1 - 3 and 2। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। इसको अगर हमने चेक करना है कि हमने सही किया है कि नहीं किया है, वो भी चेक करने का तरीका आपको बता देते हैं। ध्यान से देखिए जरा, ये मैट्रिक्स बनी है ये आपके पास, इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए। जो ये वाले A11 और A22 है, इन दोनों को सिर्फ ये 2 into 2 के लिए है बेटा, ये सिर्फ 2 into 2 के लिए चेक करने के लिए है। इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए। अब देख लीजिए इसके साथ ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट इज योर एडजॉइंट। तो डायरेक्ट करने का निकालने का तरीका भी है। अगर ये 1 मार्क में आता है, एमसीक्यूज में आता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। इतना ज्यादा झंझट झमेला करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल कर सकते हैं अगर ये एमसीक्यूज में आपसे पूछता है तो। आगे बेटा ए इनवर्स पूछेगा वो कि ए इनवर्स कैसे निकालना है। तो हमने बताया था कि एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, तो इसको इस तरीके से भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में लिख सकते हैं। और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है, यहां 5 लिख लीजिए। और एडजॉइंट तो हमारे पास पड़ा ही है ऊपर, और ये हमने वैल्यूज एडजॉइंट की निकाली। अब बेशक आप इसको 5 से डिवाइड करके दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। 4/5 - 1/5 - 3/5 and 2/5। याद रखिए एक बात को ध्यान से कि अगर हमने 5 से डिवाइड किया है और अगर कुछ कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल भी करना है। ये नहीं है कि अगर 20/5 लिखा तो 20/5 ही लिखा हुआ है, उसको कैंसिल करके 4 भी करना है। और यहां पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं। दिस इज योर ए इनवर्स। ओके, ठीक है जी। इसके बाद बेटा ए इनवर्स के साथ रिलेटेड हमने एडजॉइंट भी निकाल लिया है। और अब हम जो है एक लास्ट टॉपिक जो है इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसमें बेटा हमें एक इक्वेशन दी जाएगी, इनवर्स निकालने का एक नया तरीका है। उसमें एक इक्वेशन दी जाएगी, उसको हमने वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई करने के बाद उस इक्वेशन की हेल्प से मैंने ए इनवर्स निकालना है। वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और इसके बेटा बीच में 2 एग्जांपल्स और आती हैं, वो अपने आप आपने ट्राई करनी है, वो भी इसी से रिलेटेड है। एडजॉइंट एंड इनवर्स निकालने हैं आपने। सो देखिए जरा एग्जांपल नंबर 26 ऑफ एनसीईआरटी। सो ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स इज गिवन। व्हाट इज गिवन इन द ए मैट्रिक्स? 2 1 and 3 2, or we have to verify a square minus 4a plus I is equals to 0। ये हमने वेरीफाई करना है। और उसके बाद बेटा एक बात ध्यान रखिए कि जो बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ आता है hence और thus find और using the result, यूजिंग द रिजल्ट, या फिर लिखा होगा फर्दर, इनमें से कुछ भी लिखा जा सकता है। और लिख लीजिए यहां पर थोड़ा सा इलैबोरेट करके, फर्दर। तो इनमें से बेटा कुछ भी लिखा हो एंड फर्दर फाइंड ए इनवर्स, ऐसे लिख देगा वो, या hence find a inverse, thus find a inverse, using the result find a inverse। तो बेटा याद रखना a inverse अब जब फाइंड करना है ना, तो इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करना है। अगर आप वो पिछले वाला फॉर्मूला लगाकर एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट लगाकर आपको a inverse फाइंड करते हैं तो वो यूजलेस है, आपको उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। अब हमने a स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले a स्क्वायर सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। a स्क्वायर इज व्हाट? a इंटू a, 2 1 3 2, और a इंटू a, 2 1 3 2। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको मालूम है सबको, 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3। सिमिलरली 6 प्लस 6, सिमिलरली 2 प्लस 2, and then 3 plus 4।
and this comes out to be 7, 4, 12 and 7। और इसके बाद बेटा ये 4a rather than 4a निकालने के बजाय -4a भी निकाल सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा a को, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 and 4 1 जा 4, सॉरी 4 2 जा 8। एंड i तो हमें मालूम ही है 1001 होता है। अब हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, देखिए ध्यान से, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और नींद का यहां पर कोई काम नहीं है, जबरदस्त तरीके से वासी 8 4 12 and 8 और प्लस i इज 1001। अब इसके बाद इनको प्लस करिए और माइनस करिए, तो 7 + 1 is 8, 8 - 8 is 0, 4 - 4 is 0, 0 + 0 is 0, and 12 - 12 is 0, and 7 + 1 is 8, 8 - 8 is 0. So this comes out to be 0. ये 0 आ चुका है, हमने प्रूव कर दिया है इस बात को। अब इसके बाद बेटा A इनवर्स हमने निकालना है। A इनवर्स हमने इस इक्वेशन की हेल्प से याद रख के निकालना है। वहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10 पॉइंट या आई थिंक सो 10 पॉइंट लिखा हुआ है, कुछ ऐसा ही, यूजिंग द रिजल्ट लिखा हुआ है। तो ये देखिए ध्यान से, a², सबसे पहले बेटा हमने इक्वेशन लिखनी है जिसको हमने 0 के इक्वल प्रूव किया है। अब क्या करना है बेटा, इसमें हमने आई वाली मैट्रिक्स है उसको दूसरी साइड ले जाना है, -i, और इस a² को a × a कर देना है। बहुत अच्छी बात है। अब बेटा सारी इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। तो a इनवर्स से अब जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो बेटा ध्यान से देखिए जरा, अब a और लास्ट में a इनवर्स लगा रहा हूं, तो सब जगह हमने लास्ट में ही a इनवर्स लगाना है, पहले नहीं लगाना है। अब a × a इनवर्स अभी हमने फॉर्मूला किया था, दैट इज i, a × i, और ये 4i हो गया, और i × a इनवर्स इज a इनवर्स, वो भी माइनस का। अब बेटा माइनस साइन को भी इधर ले आएंगे और ये 4i हो जाएगा, और a × i हमारा a ही रह जाएगा, a इनवर्स के इक्वल। अब a इनवर्स की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 4i - a। अब यहां पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और a इनवर्स निकालना है, लाइक दिस, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 4 1001 - a। व्हाट इज a? a is 2132, 4004 - 2132। बेशक आप प्लस लगाकर माइनस साइन अंदर ले जाइए, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 - 2 is 2, -1 -3 and 2। सो दिस इज योर a इनवर्स। a इनवर्स आपका आ चुका है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, चले आगे। इसके जो बेटा सारे चैप्टर के डाउट्स हैं, इसके हम डाउट्स कल कर लेंगे, और फिलहाल हम मैट्रिक्स मेथड, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स मेथड भी कह देते हैं, उसकी तरफ अब हम स्विच होने जा रहे हैं। और याद रखिए कि 4.5 एंड 4.6 में से आपको 100% एक सम लेंथी क्वेश्चंस में आने वाला है। ठीक है जी। सो बेटा मैट्रिक्स मेथड, इनवर्स मेथड आप करने जा रहे हैं। यस, सो इक्वेशन लिखिए आप, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3।
सो इक्वेशन आ गई बेटा यहां पर हमारे पास। अब यहां पर बेटा मैट्रिक्स मेथड के लिए एक इक्वेशन होती है ax इज इक्वल्स टू b एंड a इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर स्टार्टिंग में कर दिया, तो यहां पर भी हमने स्टार्टिंग में करना है और ये I बन जाएगा। अभी हमने फॉर्मूला किया a इनवर्स b एंड दिस मीन्स व्हाट x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब a क्या है, a जो है बेटा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं और वो मैट्रिक्स में हम लिखेंगे इसको a1 a2 a3। इसी तरह से बेटा 2 into 2 में भी आ सकता है, हम एक बारी 2 into 2 डिस्कस करेंगे और 3 into 3 आपके लिए होमवर्क हो जाएगा वो c1 c2 c3। सिमिलर वे में बेटा x मैट्रिक्स जो हमने निकालनी है एक्स वाई जेड, और ये याद रखिए ये कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, x को भी और b को भी, एंड b इज नथिंग एल्स d1 d2 d3। और याद रखिए ये इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये नहीं है कि एक्स वाई जेड को आप हॉरिजॉन्टली लिख दें या इसको हॉरिजॉन्टली लिख दें रो मैट्रिक्स की फॉर्म में, वो नहीं चलेगा। तो इनका बेटा जो फॉर्मेट है लिखने का, ये मैट्रिक्स कैसी रहेगा। अब कुछ रूल्स करने जा रहे हैं हम। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो नॉट इक्वल टू जीरो आता है देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन मतलब आपकी एक्स वाई एंड जेड की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसको कंसिस्टेंट भी कह देते हैं, कंसिस्टेंट भी कह देते हैं। और दूसरा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो आ जाता है इन दैट केस आपने एडजॉइंट ए निकालना है और इनटू बी, क्योंकि ए इनवर्स तो निकलेगा नहीं, ए इनवर्स तो निकलेगा नहीं क्योंकि ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं आएगा तभी निकलेगा। अगर जीरो आ जाता है तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा, उसमें आपने ए एडजॉइंट इनटू बी करना है। और अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आता है इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस टाइप की इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इसका दूसरा नाम इनकंसिस्टेंट होता है। जिनके आंसर नहीं आते हैं उनका नाम इनकंसिस्टेंट रखा जाता है। सिमिलरली बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आ जाए और एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो आ जाए, दोनों जीरो आ जाए, तो इसका जो हम कई बार कह देते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कई मैनी सॉल्यूशंस अकेला ही कह देते हैं, तो इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये आपको रूल्स बेटा जरूर पता होने चाहिए सम्स को करने से पहले। अगर रूल्स क्लियर है तो फिर तो बहुत आसान है। और क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो आ रहे हैं, तो इसका नाम भी कंसिस्टेंट ही रख दिया जाता है। तो इस तरीके से बेटा हमने इनको सॉर्ट आउट करना है और इसकी अब हम एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो एग्जांपल्स के बाद हम बेटा डायरेक्ट ही इससे रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप के सम्स करेंगे और एक दो सम्स वो करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर बेटा ये एक्सरसाइज 4.6 कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 4.6 वो की जा रही है और ये इसके रूल्स है बेटा। अब हम बेटा इसके जो है एग्जाम्पल करने जा रहे हैं बेटा। एक 2 into 2 के सम करके दिखाएंगे आपको और उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप के जो सम्स आते हैं वो वाले करके दिखाएंगे। अब हमें ये सॉल्व करने को कहा गया है 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1 एंड नेक्स्ट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो अब यहां पर वही बात, ax इज इक्वल्स टू b। कंप्लीट सॉल्व करके दिखा रहा हूं बेटा कि इसमें कोई भी आपने लाइन अपनी तरफ से अमेंडमेंट नहीं करनी है और a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये I आ गया, I इंटू एक्स इज इक्वल्स टू a इनवर्स b और x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b आ जाएगा। और इसके बाद हमें a के बारे में मालूम होना चाहिए। a जो होगा हमारा 2 इंटू 2 होगा, दैट इज 2, 3, 5 एंड 2, जो अभी मैंने पीछे फॉर्मूला में बताया कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, क्योंकि अब यहां पर z नहीं है तो बेटा यहां पर 2 इंटू 2 का बनेगा। और सिमिलरली x भी कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में x एंड y आ जाएगा
और बी जो होगा आपका वो कॉन्स्टेंट्स 1 and 7 वो भी कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब इसके बाद बेटा हमने चेक करना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन आता भी है कि नहीं। 2 3 5 and 2 and this is 4 minus 15 4 minus 15 that is minus 11 not equal to 0। तो इसके बाद बेटा कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ A11, तो A11 का कोफैक्टर दैट इज 2, A12 का -3, A21 का -5 एंड A22 का 2। एंड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या आ गई आपके पास? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्या आ जाती है? याद रखिए मैट्रिक्स का साइन बनाना जरूरी है, मैं बारी बारी आपको बता रहा हूं। यहां पर अगर आप डिटरमिनेंट यूज करते हैं तो इसके बाद के नंबर नहीं मिलेंगे। और इसके बाद बेटा एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए कैसे आएगा? इसका ट्रांसपोज करने पर, और आपने ट्रांसपोज भी करके दिखाना है, ये नहीं है कि डायरेक्ट ही कर देना है। 2 - 3 एंड चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या आ गया बेटा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितना आया था? -11। तो -11 2 - 3 -5 and 2। तो ये बेटा ए इनवर्स आ गया। अब हमने बेटा ए इनवर्स भी निकाल लिया है, बी भी हमारे पास है। अब यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास यहां पर इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है एंड दिस इज एक्स वाई, और ए इनवर्स बी -1/11 और a is 2 - 3 -5 and 2 and b is 1 and 7. So x and y -1/11, 2 - 35 -3 + 14. So this is -1/11 -33 एंड 11 इससे डिवाइड किया हमारा, तो ये आ गया 3 and -1। तो एक्स वाई यहां पर लिखने के बाद यहां पर 3 and -1 लिखेंगे, और x की वैल्यू बेटा यहां पर हमें नजर आ रहा है 3 हो गई है, y की वैल्यू -1 हो गई है। इक्वेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के हिसाब से। और ये जो x और y की वैल्यू आई है बेटा, यहां पर दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, किसी में मर्जी पुट करके आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सेम आया कि नहीं आया। जैसे हम इसमें पुट करके चेक करते हैं, 3 3 9 एंड -2, 9 -2 क्योंकि -1 दिया होगा, 2 × -1 इज -2, 9 - 2 इज 7, तो हमारा आंसर सही है। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा लास्ट में आंसर सही आया या नहीं आया। तो इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है हमने इसमें डिस्कस करना है वो कल करें, कल कर लें सेकंड पार्ट में, एक बंद रोक दीजिए आप। सो बेटा ये लास्ट एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बार बेटा बोर्ड्स के सैंपल पेपर्स में बहुत बार आई हुई है ये एग्जांपल, और बोर्ड्स में भी बहुत बार रिपीट हुई है ये एग्जांपल। ध्यान से देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई का यूज कर कर हमने इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यूज को निकालना है। तो बेटा पहले हम ये दोनों मैट्रिक्स लिखकर यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और दोनों मैट्रिक्स की बेटा प्रोडक्ट करते हैं 1 0 3 -1 2 एंड -2 2 -3 एंड 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 9 एंड 6 0 2 एंड 1 1 -3 एंड -2, और इसको मल्टीप्लाई किया 1 × -2 इज -2 -9 एंड 6 2s are 12, और फिर 0 -2 + 2 एंड नाउ 1 + 3 -4,
सिमिलर वे में बेटा यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू -2 इज 0 एंड 18 -18 0 into 0 is 0 plus 4 minus 3 0 into 1 is 0 minus 6 plus 6 minus 6 plus minus 18 plus 24 and 0 minus 4 plus 4 and 3 plus 6 minus 8 and this comes out to be 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1। तो बेटा अगर इसको मैट्रिक्स को हम A मान लें और इसको B मान लें तो A इंटू बी आपका बेटा I आ गया। तो इस टाइप के मैट्रिक्स वाले सम्स में बेटा हमेशा आपका A इंटू बी I आएगा या 2I आएगा या -2I आएगा या 4I आएगा या 8I आएगा, कुछ भी इस तरीके का आएगा। आई की टर्म में आपका आंसर आएगा, जैसे 8 8 8 आ गया, यहाँ पर 0 0 बाकी 0 हो गए तो 8I बन जाएगा। 8 इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, 8I बन गया। तो इसको आगे हमने फर्दर इसको सॉल्व कैसे करना है इस इक्वेशन के लिए, तो यहां पर बेटा जो इक्वेशन दी हुई है हमें वो वही उसी तरीके से शुरू करेंगे। A1 लिखेंगे बेटा, अब यहां पर हम A नहीं लिखेंगे क्योंकि A हमने ऑलरेडी इसको मान लिया है। तो A1 इज इक्वल्स टू A1 x इज इक्वल्स टू B1 और A1 इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई किया A1 इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो A1 इनवर्स B आ गया और ये I बन गया। x इज इक्वल्स टू A1 इनवर्स B1। सो व्हाट इज A1? A1 क्या है? A1 इज इक्वल्स टू 103 और -1 2 एंड -2 एंड 2 z के साथ जो लिखा है 2 -3 एंड 4। याद रखिए बेटा जो x वाले हो जाएंगे ये वाले टर्म्स हो जाएंगे, y वाली एंड z वाली, और x आपका एज यूजुअल XYZ हो जाएगा। और ये सब बेटा है भी छोटा, इसको सिंप्लीफाई हमने कोफैक्टर से तो करना नहीं है, तो इससे इसकी लेंथ भी छोटी हो जाएगी और मार्क्स उतने ही रहेंगे। और ध्यान से देखिए बेटा A1 और A दोनों सेम है, दोनों सेम मैट्रिक्स हैं। A1 इज इक्वल्स टू A है, तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि दोनों का इनवर्स भी सेम होगा। अब यहां पर बेटा हम A इनवर्स निकालेंगे, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज की एक्सरसाइज में समझाया था 4.5 में। A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ये I आ गया, तो B इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू I इज इक्वल्स टू A इनवर्स। तो हमारा A इनवर्स B आ गया, तो सिमिलरली A1 इनवर्स क्या आ जाएगा, वो भी B आ जाएगा। तो अब बेटा हमने वही इक्वेशन लगानी है, x इज इक्वल्स टू A1 इनवर्स इंटू B1। तो x इज योर XYZ, नो डाउट। A1 इनवर्स इज व्हाट, B, और B क्या है हमारा, ये रहा B, दिस वन इज B। यही हमने B माना था, A इंटू B, ये देखिए ध्यान से, इसी को B माना था हमने। तो हमें अब कोफैक्टर्स की जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए, अब डायरेक्ट हम इस इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 0 to 1, हेलो हेलो, एंड B1 इज व्हाट, B1 इज 1 1 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए जरा, -2 इंटू 1 इज -2 प्लस 0 प्लस 2 एंड दिस इज योर XYZ। और 9 1 जा 9 प्लस 2 -6 एंड 6 1 जा 6 plus 1 minus 4 and this comes out to be 0, please। 11 minus 6 is 5 and 7 minus 4 is 3। so आपकी वैल्यूज भी आ चुकी हैं और सम भी आपका बहुत छोटा बन गया है। x y की वैल्यू 5 एंड z की वैल्यू 3। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस इक्वेशन की हेल्प से अगर बनाएंगे तो मार्क्स भी फुल मिलेंगे और आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा। अगर आपने कोफैक्टर्स के चक्कर में पड़ गए तो इसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा और इस पोर्शन के आपको कोई मार्क भी नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखिए एग्जाम्स में खास करके, ठीक है जी। अब उसने क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है यूज प्रोडक्ट टू सॉल्व दिस,
तो उस प्रोडक्ट का यूज करके करना है। तो इसी के साथ बेटा ये डिटर्मिनेंट चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, और इसमें जो भी डाउट्स होंगे बेटा वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और वो भी सॉर्ट आउट करा दिए जाएंगे एक्सक्यूज मी, और वो भी सॉल्व करवा दिए जाएंगे। और अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।